Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एज यूजली। आप सभी को पता है आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए यूनिट 8 दैट इज़ आईसीटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्विक रिकैप सेशन में, जिस टॉपिक का नाम है आईसीटी एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस में आईसीटी का क्या रोल है, आईसीटी क्या होता है, बेसिकली हम इस क्विक रिकैप सेशन में ये स्टडी कर रहे हैं। ऑलरेडी इसके हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारा वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। आज हम इसके पार्ट 3 के साथ आए हैं। तो चलिए, हमने देखा था आईसीटी क्या होता है, आईसीटी के ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए थे और हमने स्कोप ऑफ आईसीटी भी देख लिया था। अब हम जहाँ पर कि हमने देखा था कि गवर्नमेंट टू सिटीज़न, गवर्नमेंट के द्वारा सिटीज़न के लिए जो भी स्कोप पहुँचाए जाते हैं थ्रू आईसीटी, वो क्या थे। अब फिर हमने गवर्नमेंट टू सिटीज़न वाला देख लिया था और शायद सिटीज़न टू गवर्नमेंट भी देख लिया था। नहीं, यही हम देख रहे थे। इसका आपका ट्रांसलेशन नहीं था सेकंड वाले में, तभी हमने इसको स्टॉप कर दिया था। तो चलिए, इसको अब हम देखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यस, सो नाउ सिटीज़न टू गवर्नमेंट। बट इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो ऐसी ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइज, वन मोर थिंग, वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आपका है हमारा C2G यानी सिटीजन टू गवर्नमेंट, क्या आईसीटी का रोल रहता है, आइए डिस्कस करते हैं। तो जानेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिटीजन से गवर्नमेंट के लिए जो आईसीटी का यूज़ रहता है, वो आपका ई फीडबैक में और कंप्लेंट मैकेनिज्म में रहता है। तो इसमें क्या होता है कि आईसीटी अलाउ करता है सिटीजन को कि वो अपना फीडबैक जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और भी हमारे मीशो, पर्पल वगैरह ऐप हो गए, वहाँ से अगर आप कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उसके बाद में वो आपसे आपका फीडबैक मांगते हैं, है ना। तो उस फीडबैक को आप रेटिंग देते हैं, इनको स्टार लिखते हैं और उस पर अपना व्यू लिखते हैं कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ, है ना। तो वही है, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप कंप्लेन भी यहाँ इसके थ्रू कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं आप इश्यूज़ को। यहाँ पर वही है कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट, में आपको सिर्फ समझाने के लिए समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए आपने कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया था, ठीक है। आपने वो प्रोडक्ट जब मंगाया, मान लीजिए कि आपने कोई भी क्लोथ मंगाया, कोई भी ड्रेस मंगाई है, उसका कलर आपने ब्लू जो था वो ऑर्डर किया, बट आपके पास रेड कलर का ड्रेस जो है वो आ गया है। तो अब आप यहाँ पर अपना इशू वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो, वहाँ पर रिटर्न कर सकते हो। तो उस रिटर्न में लिख सकते हो कि कलर का इशू है, ठीक है। तो आप इस टाइप के इशूज़ को भी रिपोर्ट करते हैं एंड लॉन्च कंप्लेंट, अपनी कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड कराते हैं थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को थ्रू डिजिटल चैनल्स के थ्रू, क्योंकि सबके अपने अलग अलग पोर्टल हैं कंप्लेन करने के लिए। आपका कस्टमर केयर नंबर होता है जिसके थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डिफरेंट डिजिटल चैनल्स के थ्रू गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ तक अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर करा सकते हैं। दिस कैन इंक्लूड डेडिकेटेड हेल्पलाइंस, वही मैंने बताया कि इनके लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइंस होती हैं जहाँ पे कि आप हेल्प ले सकते हैं, मतलब कंप्लेन कर सकते हैं, या कोई भी अगर आपका इशू है तो उसको आप यहाँ से रिजॉल्व करा सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल्स और मोबाइल एप्लीकेशंस, है ना, ऐप भी होते हैं जिससे के थ्रू आप कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। इनेबलिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़, इसके थ्रू क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट की एंटिटीज़ होती हैं, उनके साथ जो सिटीजन्स होते हैं उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है इस ई फीडबैक एंड कंप्लेंट मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये आपका सिटीजन टू गवर्नमेंट के लिए आईसीटी का एक स्कोप है। हिंदी में देखेंगे, ई फीडबैक और शिकायत तंत्र। तो आईसीटी नागरिकों को डिजिटल चैनलों के माध्यम से सरकारी अधिकारियों को फीडबैक देने, समस्याओं की रिपोर्ट करने और शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है।
ये जो फीडबैक है ना, यहाँ से एक चीज़ और मेरे माइंड में आई कि आप लोगों ने देखा होगा अगर कभी भी आप किसी भी कस्टमर केयर को कॉल करते हैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराने के लिए, तो वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो भी होता है जिससे आपने बात की होती है वो भी आपको बोलता है कि हम आपको एक मैसेज सेंड करेंगे और उसमें आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, है ना। तो ये वही है, ठीक है। इसमें समर्पित हेल्पलाइन, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल या फिर मोबाइल एप्लीकेशन शामिल हो सकते हैं जो नागरिकों और सरकारी संस्थाओं के बीच सीधा संचार सक्षम करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे ई डेमोक्रेसी की, ठीक है। हमारा जो ई डेमोक्रेसी है वो क्या होता है, देखिए ई डेमोक्रेसी में भी आईसीटी एक बहुत पाइवटल रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है, तो ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है सिटीजन का इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। सिटीजन का इंगेजमेंट और उनका पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या करता है, ये इनेबल करता है, फैसिलिटेट करता है। किसके थ्रू, ऑनलाइन पोर्टल्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। इन्हेंस करता है ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शिता बढ़ाता है और इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस पे इंक्लूसिविटी को इन्हेंस करता है। इंक्लूसिविटी हम लोग पढ़ चुके हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन जो पढ़ते हैं, जहाँ पे मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड के पर्सन जो है वो एक साथ आके कोई भी काम कर रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज इंक्लूसिविटी। सो हिंदी में देखेंगे, इस टाइम पर बहुत गर्मी होती है। आईसीटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिक सहभागिता। आईसीटी क्या करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिक सहभागिता और भागीदारी को सुविधाजनक बनाकर लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाकर ई लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब आइए देखेंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी आईसीटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो रोल कैसे प्ले करता है ये देखेंगे। तो क्या होता है, ई एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहला आता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आपका किसके थ्रू हो जाता है, वो आपका ई एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आईसीटी के थ्रू होता है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, यस, एक मिनट। ई एडमिनिस्ट्रेशन, इट यूजेस आईसीटी, ये आईसीटी का यूज़ करते हैं टू डिजिटलाइज एंड ऑटोमेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए, उनको डिजिटाइज करने के लिए ये आईसीटी का यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं, इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करते हैं और जो सर्विस डिलीवरी होती है उसको इम्प्रूव करते हैं। इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, ये हर जगह आ रहा है कि पारदर्शिता को बढ़ाते हैं। सिटीजन एंगेजमेंट ये बढ़ाते हैं और कोऑर्डिनेशन बनाते हैं एक गवर्नमेंट एंटिटीज़ में अच्छी इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए। ओके, तो ई प्रशासन यानी कि यह सरकारी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने और स्वचालित करने के लिए आईसीटी का उपयोग करता है, जिससे दक्षता और सेवा वितरण में सुधार होता है। यह अधिक प्रभावी शासन के लिए पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता और सरकारी संस्थाओं के बीच समन्वय को क्या देता है, बढ़ावा देता है। नेक्स्ट देखेंगे हम आपका ई पुलिस। क्या है, ई पुलिस, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं हम। ओके, सो ई पुलिस नाउ इट यूजेस आईसीटी। ई पुलिस में क्या होता है आपका, ये आईसीटी का यूज़ करते हैं एफिशिएंट लॉ एनफोर्समेंट के लिए। ठीक है, किसके लिए, एफिशिएंट लॉ एनफोर्समेंट के लिए, जिसमें कि आपका क्या आ जाता है, जैसे कि क्राइम से प्रिवेंशन आ जाता है, क्राइम प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। ये सभी किसके थ्रू करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू करते हैं। इट इनेबल्स रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, इससे इनको भी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसको ये लोग शेयर करते हैं, डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करते हैं ये, और ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हैं और पुलिस इफेक्टिवनेस को बढ़ावा देते हैं। इसमें ये लोग किस तरह से, ई पुलिस में आपका बात आ रही है कि किस तरह से ये आईसीटी का यूज़ करते हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा अगर कहीं भी कोई क्राइम होता है, ये लोग कॉल डिटेल्स वगैरह निकलवाते हैं कि लास्ट टाइम किससे बात हुई थी, कितने टाइम बात हुई थी, कहाँ बात हुई थी। या फिर आप कह सकते हो कि अगर कोई मिल नहीं रहा होता है, कोई किसी की गुमशुदगी की अगर रिपोर्ट लिखाई जाती है तो ये उसका मोबाइल ट्रैक करते हैं। तो ये सब भी ये सब जो आता है ये आपका ई पुलिस के अंतर्गत आता है। ठीक है, ई पुलिस ये अपराध की रोकथाम, जाँच और प्रशासन सहित कुशल कानून प्रवर्तन के लिए आईसीटी का उपयोग करता है। यह वास्तविक समय में सूचना साझा करने, डिजिटल साक्ष्य संग्रह और ऑनलाइन रिपोर्टिंग को सक्षम बनाता है, जिससे पुलिस की प्रभावशीलता में क्या होता है, सुधार होता है। अब आप देखेंगे ई कोड्स। अब इसी तरह से आपके ई कोड्स भी बने हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस रेफर टू द डिजिटलाइजेशन एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ये रेफर करते हैं डिजिटाइजेशन
के लिए और टेक्नोलॉजी के यूज़ के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ऑनलाइन केस मैनेजमेंट, यहाँ पर ऑनलाइन केस मैनेजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग होता है डॉक्यूमेंट्स का, वर्चुअल हियरिंग भी होती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एट द टाइम ऑफ कोरोना आपके जो ये बीएड वर्सेस बीटीसी वाला जब केस चल रहा था, तो उस टाइम पर जो हियरिंग होती थी वो वर्चुअल होती थी, तो वही वर्चुअल हियरिंग भी होती है। एंड अदर डिजिटल टूल्स टू स्ट्रीमलाइन कोर्ट प्रोसेसेस, और ये इन्हांस करते हैं जस्टिस को एक्सेस करने में, ठीक है। तो ई कोर्ट्स भी आते हैं हमारे। ये कानूनी कार्रवाई में डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी के उपयोग को संदर्भित करते हैं। इससे ऑनलाइन केस प्रबंधन, दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और अदालती प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए अन्य डिजिटल उपकरण यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट टू बिजनेस। हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पढ़ लिया, सिटीजन टू गवर्नमेंट पढ़ लिया एंड गवर्नमेंट टू सिटीजन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट टू बिजनेस। यहाँ पर कैसे गवर्नमेंट के द्वारा बिजनेस के लिए कैसे हमारा रोल रहता है आईसीटी का। सबसे पहला आ जाता है ई टैक्सेशन, जो ये टैक्स प्रोसेस होती है, इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये जो ई टैक्सेशन होता है ये रेफर करता है टू द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं टैक्स को एडमिनिस्ट्रेट करने में और प्रोसेस फिलिंग प्रोसेसेस में। इट एनेबल्स टैक्स पेयर्स, ये इनेबल करता है जो टैक्स भरने वाले लोग हैं वो क्या करें, वो रिटर्न सबमिट करें, पेमेंट्स करें और एक्सेस करें टैक्स रिलेटेड सर्विसेज को ऑनलाइन। स्ट्रीमलाइनिंग दी टैक्स कलेक्शन को स्ट्रीमलाइन करें, प्रोसेस करें और कंप्लायंस को क्या करें, इन्हांस करें। ई कर, तो ई कर से तात्पर्य है कि ये क्या करता है, ये प्रशासन और फाइलिंग प्रक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और प्रौद्योगिकी के उपयोग से है। यह करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने, भुगतान करने और कर संबंधी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच बनाने में सक्षम बनाता है, जिससे कर संग्रह प्रक्रिया सरल होती है और अनुपालन यहाँ पर बढ़ता है। अब आते हैं हम ई लाइसेंसिंग पे। तो ई लाइसेंसिंग में क्या होता है, ई लाइसेंसिंग इन्वॉल्व करता है ऑल्सो डिजिटलाइजेशन ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर। अब देखिए अगर किसी को अपना लाइसेंस बनवाना है, मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, कोई भी लाइसेंस बनवाना है, तो उसके लिए भी अब आप लोग पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, है ना, पहले ऐसा नहीं होता था। तो वही है कि लाइसेंसिंग में भी आपका ई लाइसेंसिंग चल गया है, जहाँ पे कि आप डिजिटलाइजेशन का यूज़ करते हैं लाइसेंसिंग प्रोसीजर में, जैसे कि आप अलाउ करते हैं इंडिविजुअल्स को या फिर बिजनेस को कि वो क्या करें, अप्लाई करें वही लाइसेंस के लिए और ऑब्टेन करें लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिकली। क्या होता है, लाइसेंस बनने से पहले आपको एक रिसिप्ट मिल जाती है, प्रिंटेड रिसिप्ट होती है वो, ठीक है। इट सिंप्लीफाइज द एप्लीकेशन प्रोसेस, इससे क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस ये सिंप्लीफाई करता है। एडमिनिस्ट्रेशन पर जो बर्डन पड़ता था ना, कागजी कार्रवाई जो हुआ करती थी, उससे पेपर वर्क जो होता था उसको रिड्यूस किया गया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स जो है वो यहाँ पर कम हुए हैं। और क्विक इशुएंस होता है ऑफ लाइसेंस। पहले लाइसेंस बहुत दिनों में बनता था, क्योंकि वही है ना, पर्सन्स करते थे, हैंड से किया जाता था सब कुछ, तो टाइम लगता था। बट अब सब कुछ हमारा इलेक्ट्रॉनिकल होता है, डिजिटलाइजेशन हमारा चल रहा है, तो जो भी ये प्रोसेसेस है ये सब बर्डन फ्री हो गई हैं एंड टाइम टेकन भी नहीं है, जल्दी से ही आपका जो लाइसेंस है या फिर जो भी आपका पेपर है वो आपको इशू हो जाता है। सो इशुएंस ऑफ लाइसेंस जल्दी होता है। बिजनेस ग्रोथ फॉस्टर होती है, एफिशिएंसी। बिजनेस ग्रोथ फॉस्टर का मतलब है कि ऑनलाइन आप लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, बिजनेस प्रोडक्ट्स वगैरह का जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है ना। ई लाइसेंसिंग तो वही हिंदी में देख लेंगे। ई लाइसेंसिंग में लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण शामिल है, बिल्कुल है, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाइसेंस के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। यह आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है, प्रशासनिक बोझ को कम करता है और लाइसेंस को तेजी से जारी करने में सक्षम बनाता है, जिससे व्यवसाय की वृद्धि और दक्षता को बढ़ावा मिलता है। नाउ ई टेंडरिंग, तो ई टेंडरिंग देखेंगे। तो ई टेंडरिंग क्या है, तो ई टेंडरिंग ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग। ई टेंडरिंग को भी हम इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग कहते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं ई प्रोक्योरमेंट। क्या कह सकते हैं, ई टेंडरिंग और ई प्रोक्योरमेंट। इसमें क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है
प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को कंडक्ट करने में ऑनलाइन, एंड इट अलाउज फॉर इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपका टेंडर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन के लिए अलाउ करता है। ऑनलाइन सबमिशन करता है बिड्स का, और डिजिटल इवोल्यूशन होता है प्रपोजल्स का। आप लोग देख रहे होंगे अभी काफ़ी सारे ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं जहाँ पे आप बिडिंग वगैरह करते हैं, है ना। काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बिडिंग के थ्रू आपको कह सकते हैं कि एक जॉब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं, तो वहाँ से भी आपका बिजनेस हो रहा है। तो वही यहाँ पर कहा गया कि ऑनलाइन सबमिशन हो रहा है बिड्स का। पहले क्या होती थी, जो बोलियाँ वगैरह होती थी ये सामने आके लगाई जाती थी, अब आप ऑनलाइन ही लगाते हैं, ऑनलाइन ही प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। और डिजिटल इवोल्यूशन होता है यहाँ पर प्रपोजल्स का। तो ई टेंडरिंग को हिंदी में देखेंगे, ई टेंडरिंग जिसे इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग या फिर ई प्रोक्योरमेंट के नाम से भी जाना जाता है, में ऑनलाइन खरीद प्रक्रियाएं संचालित करना शामिल है। यह टेंडर दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन, बोलियों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने और प्रस्तावों के डिजिटल मूल्यांकन की क्या देता है, अनुमति देता है। अब नाउ हमने सारे पढ़ लिए, ठीक है। हमने सबसे पहले जाना था कि आपका आईसीटी क्या है। आईसीटी में जाना था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, किस तरह से अलग अलग फील्ड में वर्क कर रहा है, उसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। और हमने फिर जाना था कि स्कोप क्या है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सिटीजन टू गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज़ थ्रू आईसीटी प्रोवाइड की जा रही हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन क्या रोल है आईसीटी का, कि हम वहाँ पे अपनी कंप्लेन फीडबैक वगैरह देते हैं। हमने सिटीजन टू सिटीजन भी देखा था, एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी देखा था, एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस भी देखा। तो ये कुछ हमने स्कोप्स देखे, वहाँ पर हमने आईसीटी का यूज़ देखा, ठीक है। अब हम बस ये देखेंगे कि जो आईसीटी है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, दैट्स गुड, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इट्स ऑल्सो गुड। बट आईसीटी के कुछ चैलेंजेस हैं और कुछ कंसिडरेशन है। देखिए, हम अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, तो हर सब कुछ परफेक्ट नहीं है। अगर किसी में बहुत सारी खूबियां हैं तो उसमें कुछ कमियां भी होंगी। ये हमारी पर्सन्स के साथ भी होता है, ह्यूमन बींग्स के साथ भी होता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। तो सिमिलरली अगर हम किसी भी पॉलिसी को, किसी भी हम स्कीम को यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अगर आप कोई मेडिसिन भी ले रहे होते हैं तो उस मेडिसिन की आपको क्योरिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साथ साथ आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। सिमिलरली आईसीटी में कुछ चैलेंजेस हैं और कुछ कंसिडरेशंस हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं कि क्या है बेसिकली ये। तो देखिए, आईसीटी के चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन। तो आईसीटी जो होता है आपके गवर्नेंस में, जो गवर्नेंस में आप आईसीटी का यूज़ करते हैं, ये आपका प्रेजेंट करता है बहुत सारे चैलेंजेस को, ठीक है। दैट मस्ट बी एड्रेस्ड, इसको भी हमें एड्रेस करना होगा और मैक्सिमाइज करना होगा इसके बेनिफिट्स को, ठीक है। देखिए, आईसीटी चुनौतियाँ और उसके कुछ विचार हैं, आइए उनको जानेंगे। तो शासन में आईसीटी विभिन्न चुनौतियां प्रस्तुत करती है जिनका समाधान इसके लाभों को अधिकतम करने के लिए किया जाना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे, सबसे पहला जो है आपका, दैट इज प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन। आपको पता है कि आईसीटी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखें और आपके डेटा को प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि ये रिवील हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ साइबर क्राइम। अदरवाइज ये करने के लिए इन जो आईसीटी के जो इसको संचालित करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा टास्क है। तो गवर्नमेंट नीड्स रोबस्ट फ्रेमवर्क। जो गवर्नमेंट होती है उनको रोबस्ट फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है ताकि वो सिटीजन्स की प्राइवेसी को, उनके पर्सनल डेटा को डिजिटल रियल में स्टोर करके रख सकें, सिक्योर करके रख सकें, सेव करके रख सकें, ठीक है। गोपनीयता और डेटा सुरक्षा, मतलब आपके डेटा को सुरक्षित रखें और आपकी गोपनीयता को बनाए रखें। तो इसलिए डिजिटल क्षेत्र में नागरिकों की गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए सरकार को मजबूत ढांचे की आवश्यकता होती है। कोई काम हम बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन किसी काम को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो हमारे लिए एक टास्क हो जाता है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अब यहाँ पर वही है साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी। अब देखिए, साइबर क्राइम इतने हो रहे हैं तो उनसे भी आपको सिक्योरिटी प्रदान करना जो गवर्नमेंट है, जो आईसीटी के हमारे वर्कर्स हैं, उनकी ड्यूटी होती है। उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसे आपको साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करें। इसीलिए वो समय समय पर आपको मैसेजेस करते रहते हैं। बैंक वाले अपने अलग मैसेजेस करते हैं कि देखिए, कोई भी बैंक आपसे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगी या हम आपसे इस चीज़ की डिमांड नहीं करेंगे। अगर आपसे ऐसा कोई डिमांड करता है बैंक के रेफरेंस में तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट
कॉन्टैक्ट करी, तो इस टाइप के मैसेजेस आपके आते रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर साइबर सिक्योरिटी। तो द इंक्रीज रिलायंस ऑन ICT, हम लोग ICT पे जिस तरह से डिपेंड हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, गवर्नेंस सिस्टम एक्सपोज हो रहा है साइबर थ्रेट के लिए, मतलब यहाँ पर थोड़े साइबर खतरे बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। एम्फसाइजिंग द नीड फॉर रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी, इसीलिए रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ मेजर्स लेने की ज़रूरत पड़ती है और अवेयरनेस लोगों तक पहुँचानी होती है कि आप लोग अवेयर रहें कि ये जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम वगैरह चल रहा है ये भी आपका काफ़ी साइबर क्राइम में हेल्प कर रहा है। ठीक है, साइबर सुरक्षा, तो ICT पर बढ़ती निर्भरता शासन प्रणालियों को साइबर खतरों के प्रति उजागर करती है कि क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या खतरे आपको हो सकते हैं, जिससे मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों और जागरूकता की आवश्यकता पर बल मिलता है। तो आइए इसके बाद अब हम देखेंगे डिजिटल डिवाइड। क्या देखेंगे, डिजिटल डिवाइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रिजिंग दी डिजिटल डिवाइड रिक्वायर्स, अब यहाँ पर जो आपकी डिजिटल डिवाइड होता है उसमें क्या हो रहा है, जो ब्रिजिंग कर रहे हैं हम डिजिटल डिवाइड का, उसको वो रिक्वायर करता है कुछ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें आपको इन्वेस्टमेंट देखनी होगी। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स चल रहे हैं एंड एफर्ट्स चल रहे हैं टू एड्रेस सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। तो डिजिटल विभाजन, तो डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए बुनियादी ढांचे, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। ठीक है, और क्या चैलेंजेस हैं, आप देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, आपको कैपेसिटी बिल्डिंग, तो गवर्नमेंट नीड टू इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, उसको करना चाहिए ताकि क्या हो, डिजिटल स्किल्स जो हो पब्लिक ऑफिशियल्स की एंड क्या कर सकें, ICT टूल्स का इफेक्टिव यूज जो है, यूटिलाइजेशन जो है उसको इंश्योर कर सके। तो क्षमता निर्माण, सरकारों को सार्वजनिक अधिकारियों के डिजिटल कौशल को बढ़ाने और ICT उपकरणों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करने की आवश्यकता है। ठीक है, आइए अब देखेंगे ICT फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। अब ICT का आने वाला कल कैसा है। ठीक है, तो एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू एडवांस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी कंटिन्यू है कि वो एडवांस होती जाती है। पहले कंप्यूटर्स हमारे अलग तरह से आते थे, फिर उनमें एडवांसमेंट हुआ। पहले आपकी टीवी अलग तरह से आती थी, उसमें एडवांसमेंट हुआ। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट हमें देखने को मिलता ही रहता है। तो जो फ्यूचर है ICT का गवर्नेंस में, वो एक कह सकते हैं एक बहुत अच्छा वादा हमसे करता है। तो क्या करता है, आइए जानेंगे ICT की भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं। तो भविष्य में ICT क्या क्या करना चाहता है। तो जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, शासन में IT का भविष्य बहुत आशाजनक है। तो क्या क्या आशाएं हम करते हैं, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन कैन एनहांस ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाना एक आशा है कि ब्लॉकचेन से क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी इनहांस होगी, सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सकता है और वेरियस गवर्नेंस प्रोसेसेस जैसे कि आपकी वोटिंग हो गई, लैंड रजिस्ट्री हो गई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, तो इन सब में भी एफिशिएंसी लाई जा सकती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ब्लॉकचेन मतदान, भूमि रजिस्ट्री और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसी विभिन्न शासन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, सुरक्षा और दक्षता को बढ़ा सकता है। ठीक है, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत चला है और अब तो ये काफ़ी सारे स्कूल्स में भी आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब ICT की क्लासेस आपको मिलने लगी हैं स्कूल्स वगैरह में, ये इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो है कैन बी लेवर्ज्ड फॉर डेटा एनालिसिस, इसको डेटा एनालिसिस के लिए लेवर्ज किया गया है, इसको डिसीजन सपोर्ट के लिए रखा गया है और ये क्या करता है, ऑटोमेशन के लिए भी है और साथ ही साथ ये गवर्नेंट की एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करता है। क्लियर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो डेटा विश्लेषण, निर्णय समर्थन और स्वचालन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाया जा सकता है, जिससे शासन की प्रभावशीलता और दक्षता में क्या होगा, सुधार हमें देखने को मिलेगा। नाउ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आइए तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को IoT बोला है। तो ये क्या करेगा, ये इनेबल करेगा स्मार्ट गवर्नेंस। अब आपको पता है कि हम लोग वर्क नहीं करते, हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। ठीक है, हमारी जो सिटी है वो स्मार्ट सिटी हो रही है। तो वही है कि IoT जो है वो स्मार्ट गवर्नेंस को इनेबल करेगा। क्या करेगा, वो डिवाइसेस को, सिस्टम्स को कनेक्ट करेगा और क्या होगा, आपकी जो भी सर्विस डिलीवरी है वो इम्प्रूव होगी और रिसोर्स मैनेजमेंट इम्प्रूव होगा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरणों और प्रणालियों को जोड़कर स्मार्ट गवर्नेंस को सक्षम कर सकता है, जिससे सेवा वितरण और संसाधन प्रबंधन में सुधार हो सकता है। नाउ बिग डेटा एनालिटिक्स,
अब बिग डेटा एनालिटिक्स लास्ट है ये हमारा, क्या कहता है, एनालाइजिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। ये डेटा की लार्ज वॉल्यूम्स को एनालाइज करेगा, जनरेट करेगा वैल्यूएबल इंसाइट्स फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के लिए, रिसोर्स एलोकेशन के लिए एंड पब्लिक सर्विसेज की मॉनिटरिंग के लिए। बिग डेटा एनालिटिक्स बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और सार्वजनिक सेवाओं की निगरानी के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि उत्पन्न कर सकता है। नाउ एट लास्ट व्हाट इज द कंक्लूजन, जो कुछ भी हमने पढ़ा इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। तो देखिए कंक्लूजन निकल रहा है आपका कि आईसीटी जो है वो रिवोल्यूशनाइज्ड गवर्नेंस है, जो क्या कर रही है, ऑफर कर रही है ट्रांसफॉर्मेटिव टूल्स को फॉर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन एंगेजमेंट। यही सब हमने पढ़ा है। बाकी और हमने क्या देखा कि वाइल चैलेंजेस एग्जिस्ट, जब कोई काम हमारा बढ़ रहा है तो उसको, कोई काम हम कर रहे हैं, कोई नया सुधार हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, नई क्रांति ला रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। तो चैलेंजेस भी एक्सिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एम्ब्रेस कर रहे हैं हम आईसीटी को कि वो क्या करे, गवर्नमेंट को एम्पावर करे ताकि पॉजिटिव चेंजेस हम ला सकें और बहुत मतलब मोर इफेक्टिव हम कुछ डिलीवर कर सकें। इंक्लूसिविटी को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव बनाया जा रहा है। तो निष्कर्ष हमारा यही निकलता है कि आईसीटी ने क्या किया है, तो डिलीट क्यों नहीं हो रहा, यस, आईसीटी ने दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सहभागिता के लिए परिवर्तनकारी उपकरण प्रदान करके शासन में क्रांति ला दी है। जबकि चुनौतियां मौजूद हैं, अभी भी क्रांति तो आई है बट चुनौतियां अभी भी हैं। आईसीटी को अपनाने से सरकारों को सकारात्मक बदलाव लाने और अधिक प्रभावी, समावेशी और उत्तरदायी शासन प्रदान करने में सशक्त बनाया जा सकता है। तो आई होप आईसीटी एंड गवर्नेंस आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। बाकी आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट मी। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।